हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन एईसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ रहे हैं एसएससी जेई 2023 मेंस के लिए। और इस सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं कास्टिंग से रिलेटेड। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ सेशन में। सेशन के अंतिम तक आप लोग बने रहिए। और अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और भी इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो इसके लिए हमारी एप्लीकेशन एईसी प्लस पर मेंस का बैच डिजाइन किया गया है, जिसमें आपको लगभग 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सेशंस आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी। चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर नंबर 2 है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का। इससे पहले का जो सेशन है उसमें भी हमने 20 क्वेश्चंस देखे थे। इस सेशन में भी मैं कास्टिंग से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। इस सेशन का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर यूज फॉर मेकिंग पैटर्न इन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग मेथड। तो देखिए इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस जो होती है, ये जो प्रोसेस होती है जानी जाती है ऐसे कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कि काफी एक्यूरेट होना चाहिए। ओके, प्रिसाइज, एक्यूरेसी और स्मॉल साइज के कंपोनेंट, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं डेंचर्स में जो यूज होते हैं, इसके अलावा ब्लेड्स ऑफ गैस टरबाइन, और इसके अलावा जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं कैमरा एंड वॉचेस के, उनको बनाने के लिए ये इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस जानी जाती है। अब इस कास्टिंग प्रोसेस में जो हम पैटर्न बनाते हैं हम लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल का। लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल का पैटर्न बनाने के बाद में उससे हम कैविटी बनाते हैं और उस पैटर्न को मेल्ट करके बाहर निकाल देते हैं। तो उससे कैविटी का जो शेप होगा वो एग्जैक्टली हमें मिलेगा जैसा हमारा कास्टिंग होता है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल के हम पैटर्न बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वैक्स बिल्कुल बहुत ज्यादा यूज होता है वैक्स का। वुड का हम यूज नहीं कर सकते, रबर का बिल्कुल यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक का भी यूज कर सकते हैं। वैक्स, रबर, प्लास्टिक ये तीनों जो है ये लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल है, इसलिए तीनों ही यूज हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में। सो द करेक्ट आंसर विल बी 1, 2 एंड 4, मीन्स इट विल बी ऑप्शन सी। सी ऑप्शन जो होगा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेटल मोल्ड इज यूज। ये कास्टिंग प्रोसेस हमें दे रखी है, 4 कास्टिंग प्रोसेस, ग्रीन सैंड मोल्ड, ड्राई सैंड मोल्ड, डाई कास्टिंग प्रोसेस, लूम मोल्डिंग। इनमें से हमें बताना है कि किस कास्टिंग प्रोसेस में मेटालिक मोल्ड यूज किया जाता है। तो इसका आंसर होगा डाई कास्टिंग प्रोसेस। डाई कास्टिंग प्रोसेस में परमानेंट मेटालिक मोल्ड, परमानेंट मेटालिक मोल्ड का यूज किया जाता है, ये ध्यान रखें, जो कि जनरली कास्ट आयरन से बना होता है। इसके अलावा यहां पर आपको एक और बात ध्यान रखना है कि डाई कास्टिंग के अलावा मेटालिक मोल्ड का यूज और कौन कौन सी कास्टिंग में किया जाता है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में भी मेटालिक मोल्ड हम बनाते हैं। ओके, ऑल्दो वहां पर सेरामिक का भी हम बनाते हैं, तो अगर सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग होता तो वो भी ऑप्शन हो जाता है। इसके अलावा स्लस कास्टिंग जो है, यहां पर भी हम मेटालिक मोल्ड यूज करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्लस कास्टिंग में मेटालिक मोल्ड, ओपन माउथ मेटालिक मोल्ड का यूज किया जाता है। चलिए, तो इसका आंसर आपको पता चल गया, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। मेटालिक मोल्ड इसमें यूज किया जाता है। बाकी ग्रीन सैंड मोल्ड में जो मोल्ड हम बनाते हैं वो सैंड का बनाते हैं। ड्राई सैंड मोल्ड में भी नो डाउट सैंड का बनाते हैं। लूम मोल्डिंग में भी हम जो मोल्ड बनाते हैं वो लूम सैंड का बनाते हैं। और ये लूम सैंड जो होती है क्या होती है, जिसके अंदर क्या होता है 50% क्ले होता है, उस सैंड को हम क्या बोलते हैं, लोम सैंड बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, गेट इज प्रोवाइडेड इन मोल्ड। तो गेट से रिलेटेड यहां पर हमारे पास 4 स्टेटमेंट और आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। फीड द कास्टिंग एट कांस्टेंट रेट, गिव पैसेज टू गैसेस, कंपनसेट फॉर श्रिंकेज, अवॉइड कैविटीज। तो देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर गेट, तो गेट का तो मेन पर्पस यही रहेगा कि कास्टिंग को वो एक कांस्टेंट रेट से फिल करे। तो आंसर तो आपको पता चल गया कि फीड द कास्टिंग एट द कांस्टेंट रेट। गेट को इन गेट भी बोला जाता है। गेट एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल एंट्री पॉइंट ऑफ लिक्विड मेटल। इसे हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, एक्चुअल एंट्री पॉइंट ऑफ लिक्विड मेटल। उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, गेट बोलते हैं। और यहां पे अगर मैं बात करूं गिव पैसेज टू गैसेस, इसके लिए हम क्या करते हैं, वेंटिंग करते हैं।
वेंटिंग करते हैं एक रॉड की मदद से, जिससे जो भी गैसेस होती है वो बाहर निकल जाती है। कंपनसेट फॉर श्रिंकेज, श्रिंकेज को कंपनसेट करने के लिए हम राइजर भी लगाते हैं, और इसके अलावा अलाउंस भी प्रोवाइड करते हैं जिसे हम बोलते हैं श्रिंकेज अलाउंस। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहां पर हमारे पास चार स्टेटमेंट है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से रिलेटेड, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट। नो कोर इज यूज, कोर मे बी मेड ऑफ एनी मेटल, कोर इज मेड ऑफ सैंड, कोर इज मेड ऑफ फेरस मटेरियल। तो आपको पता होना चाहिए जब भी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग की बात आती है तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग जानी जाती है होलो कंपोनेंट को बनाने के लिए विदाउट द यूज ऑफ कोर। तो बिल्कुल सोचना ही नहीं, यहां पर कोर यूज ही नहीं किया जाता है तो मटेरियल की बात ही नहीं करना है। तो नो कोर इज यूज इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एम्प्लॉय इन ए सेल मोल्डिंग। सेल मोल्डिंग में इनमें से क्या क्या चीजें यूज की जाती है। यहाँ पर तीन स्टेटमेंट है, रेजिन बाइंडर, मेटल पैटर्न और हीटिंग कॉइल्स। तो सेल मोल्डिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सेल मोल्डिंग जानी जाती है थिन ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक मेटेलिक पैटर्न लेते हैं, इस मेटेलिक पैटर्न को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, लगभग 200 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले हम बात करें तो मेटेलिक पैटर्न तो यूज होगा ही होगा, और हीटिंग के लिए हीटिंग कॉइल भी यूज होगी। उसके बाद में इस मेटेलिक पैटर्न को हम क्या करते हैं, रेजिन कोटेड सैंड के अंदर डिप कर देते हैं। तो रेजिन कोटेड सैंड की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर बाइंडर भी होंगे, और बाइंडर में कौन से बाइंडर यूज किए जाते हैं इस रेजिन कोटेड सैंड में, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड प्लस अल्कोहल। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको रेजिन बाइंडर की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये तीनों ही चीजें यूज की जाती है सेल मोल्डिंग के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 मींस ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, ये टेम्परेचर ध्यान रखें, ये जो मेटालिक पैटर्न होता है इसको लगभग 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है, और पैटर्न जो होता है ये मेटालिक पैटर्न होता है। इससे हम क्या करते हैं, इसको डीप करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक सेल बन जाएगी, कवर बन जाएगा। पैटर्न जो मोल्ड बनता है वो एक कवर की तरह होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर तीन स्टेटमेंट है, और फिर आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से रिलेटेड पहला जो स्टेटमेंट है क्या, द पैटर्न और पैटर्न इज आर नॉट जॉइंट टू स्टैक और स्प्रू ऑल्सो ऑफ वैक्स टू फॉर्म ए ट्री ऑफ पैटर्न। तो देखिए यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट कास्टिंग की प्रोसीजर पता होना चाहिए। देखिए इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में हम क्या करते हैं, वैक्स के पैटर्न बनाते हैं। ये वैक्स के हमने पैटर्न बना लिए, इन वैक्स के पैटर्न को हम क्या करते हैं, एक वैक्स का ही जो स्क्रू होता है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, चिपका देते हैं। तो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये स्क्रू जो है ये किस मटेरियल का बना होगा, ये भी वैक्स का ही बना होगा। इस वैक्स के स्क्रू पर हम क्या करते हैं, इन पैटर्न को स्टिक कर देते हैं और इससे एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है इसने पहले स्टेटमेंट में कि ऐसा नहीं किया जाता, नॉट लिखा हुआ, देख लीजिए यहाँ पर, नॉट जॉइन टू ए स्टेक और स्क्रू डाउन ऑफ वैक्स, जबकि ज्वाइन किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट जो है क्या है, गलत है, इसको ध्यान से पढ़ना है आपको। ओके, सेकंड क्या, द प्रिपेयर मोल्ड आर प्लेस इन ए ओवन एंड हीटेड जेंटली टू ए ड्राई ऑफ द इनवेस्ट एंड मेल्ट आउट द बल्क ऑफ वैक्स। अब देखिए इसको क्या किया जाता है, पहले तो इसको डिप किया जाता है सेरामिक स्लरी में, स्कोटा की कोटिंग की जाती है इसके ऊपर, मतलब वही रिफ्रेक्टिव पाउडर की कोटिंग की जाती है। उसके बाद में इसको ओवन में ले जाया जाता है, वहां पर हीट किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी वैक्सिंग, लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस पर, जिससे जो भी वैक्स है वो मेल्ट होगा और उसको हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इसी तरह की एग्जैक्टली आपको कैविटी मिल जाएगी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द मोल्ड आर यूजुअली पॉट बाय प्लेसिंग द मोल्ड इन ए वैक्यूम चैम्बर। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए यहाँ पर जो हम ये जो प्रोसीजर हम करते हैं ये वैक्यूम चैम्बर में हम करते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2 और 3, मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। द मोल्ड आर यूजुअली पोर्ड बाय
प्लेसिंग द मोल्ड इन ए वैक्यूम चेंबर, वैक्यूम चेंबर में हम इसको रख के सारी प्रोसीजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, बॉटम गेटिंग सिस्टम इज सम टाइम प्रीफर इन ए कास्टिंग बिकॉज। देखिए बॉटम गेटिंग सिस्टम को प्रीफर किया जाता है, क्यों प्रीफर किया जाता है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर गेटिंग सिस्टम की, तो दो तरह के गेटिंग सिस्टम होते हैं, एक टॉप गेटिंग सिस्टम होता है, एक बॉटम गेटिंग सिस्टम जिसे हम साइड गेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। इस गेटिंग सिस्टम में क्या होता है, लिक्विड मेटल जो है वो साइड से या बॉटम से हम बोल सकते हैं इंटर करेगा। टॉप गेटिंग सिस्टम में लिक्विड मेटल जो है वो टॉप से इंटर करता है। अब देखिए टॉप गेटिंग सिस्टम में जब लिक्विड मेटल एंटर करता है तो यहां पर हाई वेलोसिटी से वो लिक्विड मेटल एंटर करेगा, हाई वेलोसिटी से लिक्विड मेटल एंटर करेगा। जबकि साइड गेटिंग सिस्टम या बॉटम गेटिंग सिस्टम में जो लिक्विड मेटल एंटर करता है ये लो वेलोसिटी के साथ एंटर करता है। धीरे धीरे उस लिक्विड मेटल की वेलोसिटी जैसे जैसे कैविटी में लेवल बढ़ता जाएगा, लिक्विड मेटल का वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। वेलोसिटी यहां पर वेरिएबल होता है, यहां पर प्रेशर डिफरेंस की वजह से लिक्विड मेटल राइज करता है। यहां से लिक्विड मेटल एंटर करेगा तो यहां पर प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये ऊपर की तरफ राइज करेगा। जबकि यहां पर पूरा जो लिक्विड मेटल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही एंटर करता है हाई वेलोसिटी से। तो यहां पर स्लो वेलोसिटी से एंटर कर रहा है तो यहां पर सैंड के इरोजन के चांसेस नहीं रहेंगे, स्प्लेसिंग के चांसेस नहीं रहेंगे, टर्बुलेंस के चांसेस नहीं रहेंगे। तो यहां पर अगर हम चारों स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, इट इनेबल रैपिड फिलिंग ऑफ द मोल्ड कैविटी। नहीं, रैपिड फिलिंग थोड़ी होगी इससे, तो इस तरह के गेटिंग सिस्टम को अगर हम यूज करते हैं तो स्लो फिलिंग होगी, आराम से लिक्विड मेटल क्या करेगा, एंटर करेगा। इट इज इजियर टू प्रोवाइड इन द मोल्ड, ऐसा कुछ भी नहीं होता इजी, इजी तो टॉप गेटिंग सिस्टम होता है। इट प्रोवाइड क्लियर मेटल, ऐसा कुछ भी नहीं है। करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा, इट रिड्यूस स्प्लेसिंग एंड टर्बुलेंस। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं इट ऑल्सो रिड्यूस द सैंड इरोजन, सैंड इरोजन को भी क्या करेगा ये रिड्यूस करेगा, क्योंकि लो वेलोसिटी से लिक्विड मेटल एंटर करता है। इसलिए हम यूज करते हैं बॉटम गेटिंग सिस्टम को हम प्रीफर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, द पैटर्न अडॉप्टेड फॉर दोज कास्टिंग वेयर देयर आर सम पोर्शन विच आर स्ट्रक्चरली वीक, ओके, एंड आर लाइकली टू ब्रेक बाय द फोर्स ऑफ रेमिंग आर कॉल्ड। देखिए किस तरह के पैटर्न को हम यूज करेंगे, यूज करते हैं जब कुछ पोर्शन जो होता है वो वीक होता है, स्ट्रक्चरली वीक। तो ऐसे केस में हम यूज करते हैं फॉलो बोट पैटर्न। देखिए यहां पर मैं आपको एक डायग्राम से इसको क्लियर करता हूं। सपोज आपको कुछ इस तरह का एक कंपोनेंट बनाना है, ये इस तरह का एक कंपोनेंट बनाना, होलो कंपोनेंट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी तरह का हम पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो इसी तरह का हम मेटालिक पैटर्न बना लेते हैं, मेटालिक पैटर्न बना लेते हैं। हम इसको मोल्ड बॉक्स के अंदर रखेंगे और मोल्ड बॉक्स के अंदर हम जब इसको रखेंगे तो यहां पर इसके ऊपर सैंड हम डालेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये बेंड हो सकता है। इसके ऊपर अगर सैंड आएगी तो उसका वेट काफी ज्यादा होता है तो बेंड होगा। तो उसके सपोर्ट के लिए हम यहां पर क्या करते हैं, वुडन ब्लॉक का यूज करते हैं। उसके सपोर्ट के लिए हम यहां पर क्या करते हैं, वुडन ब्लॉक का यूज करते हैं। इस वुडन ब्लॉक को हम बोलते हैं फॉलो बोर्ड, फॉलो बोर्ड। तो ये फॉलो बोर्ड का क्या काम है, यहां पर रेमिंग होगी तो इस रेमिंग की वजह से आने वाले फोर्सेस को ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा ताकि ये बेंड ना हो। तो फुल इस पैटर्न को बोला जाता है फॉलो बोर्ड पैटर्न। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फॉलो बोर्ड पैटर्न। देखिए लूज पीस पैटर्न कब यूज करते हैं, जब कास्टिंग के ऊपर क्या हो, प्रोजेक्शन हो। प्रोजेक्शन हो तो वहां पर पैटर्न को दो पार्ट में बनाया जाता है, एक आपका मेजर पार्ट होगा, दूसरा क्या होगा, लूज पीस होगा। ऐसी जगह हम इसको यूज करते हैं जहां पर सिंगल पीस पैटर्न यूज नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास इस तरह का एक स्ट्रक्चर है जिसकी हमें कास्टिंग करना है, यहाँ पर ये प्रोजेक्शन है। तो अगर आप इसको सिंगल पीस पैटर्न की मदद से बनाओगे तो पैटर्न भी आप कुछ इसी तरह का बना दोगे। जब इसके चारों तरफ मोल्डिंग सैंड आ जाएगी, इस पैटर्न को बाहर निकालना पड़ेगा कैविटी बनाने के लिए। तो पैटर्न को बाहर निकालोगे तो ये जो प्रोजेक्शन है इसकी वजह से कैविटी क्या होगी, डैमेज हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, लूज पीस पैटर्न यूज करते हैं। लूज पीस पैटर्न में इनको हम अलग से बनाते हैं। देखिए इनको अलग से बना रहे पैटर्न है, ये फाइनल ऑब्जेक्ट जो होगा वो इसी तरह का मिलेगा, ये बात भी आप ध्यान रखें।
स्केलेटन पैटर्न का मतलब क्या होता है? स्केलेटन पैटर्न हम यूज करते हैं जब बहुत बड़ी साइज की कास्टिंग हमें बनाना होता है और नंबर ऑफ कंपोनेंट बहुत ही कम हमें रिक्वायर्ड होते हैं, तो वहां पर एक सॉलिड पीस पैटर्न बनाना इकोनॉमिकल नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं? स्केलेटन पैटर्न का यूज करते हैं। अब स्केलेटन पैटर्न बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए वुड की रिब्स का यूज किया जाता है, लोम सैंड का यूज किया जाता है। इसके अलावा सिंगल पीस पैटर्न, जब हमारी कास्टिंग कैसी हो, सिंपल शेप हो, साइज उसकी छोटी हो, तो उस केस में हम सिंगल पीस पैटर्न हम बनाते हैं। तो ये सभी तरह के पैटर्न के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फॉलो बोर्ड पैटर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग कास्टिंग प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर्ड सेंट्रल कोर फॉर प्रोड्यूसिंग पाइप। देखिए, पाइप को बनाने के लिए कोर की जरूरत किस कास्टिंग में नहीं पड़ती है? तो ये तो आप कई बार पढ़ चुके होंगे। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में कोई कोर की जरूरत नहीं होती है, वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से लिक्विड मेटल पेरीफेरी की तरफ जाता है और उस रोटेटिंग मोल्ड में ही सॉलिडिफाई हो जाता है, तो वहां पर कोई कोर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सैंड कास्टिंग प्रोसेस में तो जरूरत पड़ती है, डाई कास्टिंग प्रोसेस में भी जरूरत पड़ती है। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मात्र ऐसी कास्टिंग है जिसमें कोई कोर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, ओनली 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोनियस मटेरियल स्प्रिंकल ऑन द इनर सरफेस ऑफ द मोल्ड कैविटी इज कॉल्ड। देखिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोनियस मटेरियल स्प्रिंकल ओवर द इनर सरफेस ऑफ द मोल्ड कैविटी। पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए इसको बोलते क्या, वो बात की बात है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसको क्यों लगाया जाता है। तो अगर मैं बात करूं, ये सपोज हमारी कैविटी है, इस कैविटी के आसपास कार्बोनियस मटेरियल को लगाया जाता है ताकि यहां पर सरफेस जो हमें मिले कास्टिंग, क्योंकि इसके अंदर लिक्विड मेटल आने वाला है, तो ये सरफेस अगर स्मूथ रहेगी तो जो कास्टिंग की आउटर सरफेस होगी वो भी स्मूथ होगी। अब ये जो कार्बोनियस मटेरियल हम यूज करते हैं, इसे यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हम क्या कहेंगे? इसे फेसिंग सैंड कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे फेसिंग सैंड कहेंगे। क्यों फेसिंग सैंड बोलेंगे? क्योंकि देखिए, ये इस कैविटी के इस सरफेस पे लगा हुआ है। लिक्विड मेटल जैसे ही यहां पर आएगा तो लिक्विड मेटल को सबसे पहले, लिक्विड मेटल का सामना कौन करेगा? यही करेगा कि नहीं करेगा? लिक्विड मेटल का सामना यही करेगा ना, लिक्विड मेटल इसी के कांटेक्ट में सबसे पहले आएगा। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? फेसिंग सैंड बोला जाता है। एक्चुअल में फेसिंग सैंड की अगर हम बात करें तो फेसिंग सैंड जो होती है ग्रीन सैंड ही होती है। ग्रीन सैंड विद फाइन पार्टिकल को ही हम फेसिंग सैंड बोलते हैं। और ये फेसिंग सैंड जो होती है पैटर्न के ऊपर की जो सबसे पहली लेयर होती है सैंड की, उसे बोला जाता है फेसिंग सैंड। फेसिंग सैंड का मेन पर्पस होता है कि ये जो कैविटी की इनर सरफेस हो बनती है स्मूथ बने, जिससे कास्टिंग की आउटर सरफेस जो होगी वो भी स्मूथ रहेगी। ओके, चलिए बाकी अदर सैंड के बारे में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। बेकिंग सैंड का मतलब होता है रीयूज्ड ग्रीन सैंड। रीयूज्ड ग्रीन सैंड, स्टार्टिंग में जो सैंड हम यूज करते हैं वो ग्रीन सैंड कहलाती है, उसके अंदर मॉइस्चर होता है। बार बार अगर हम उसको यूज करें तो वो हाई टेम्परेचर की वजह से पक जाती है, उसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है, तो उस सैंड को हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सैंड। ग्रीन सैंड जिसके अंदर क्या होता है? मॉइस्चर होता है। ड्राई सैंड, विदाउट मॉइस्चर सैंड को हम क्या बोलते हैं? ड्राई सैंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, फेसिंग सैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, कार्बोनियस मटेरियल जैसे कि कोल डस्ट, सी कोल, पिट, ग्रेफाइट स्प्रिंकल ऑन द इनर सरफेस कॉल्ड फेसिंग सैंड। इसे फेसिंग सैंड कहा जाता है। कार्बोनियस मटेरियल कौन सा यूज किया जाता है? कोल डस्ट। और ये कोल डस्ट खास करके यूज किया जाता है कास्ट आयरन की, जब हम कास्टिंग करते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं कोल डस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कास्टिंग प्रोसेस इज बेस्ट सुटेड टू मेक ए बिगर साइज होलो सिमेट्रिकल पाइप। तो अब इसमें तो आपको सोचना ही नहीं, बिगर साइज होलो सिमेट्रिकल पाइप की बात चल रही, तो डाई कास्टिंग से बना सकते हो क्या? नहीं। डाई कास्टिंग से तो जनरली अगर हम बात करें तो छोटी साइज के कंपोनेंट हम बनाते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल के कंपोनेंट को हम बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग तो बिल्कुल जानी जाती है छोटे कंपोनेंट के लिए, प्रिसाइज एक्यूरेट कंपोनेंट जब भी हमें बनाना होता है।
सेल मोल्डिंग थिन ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जानी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग जानी जाती है कास्ट आयरन के बड़े बड़े जो पाइप्स होते हैं उनको बनाने के लिए यूज की जाती है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो सभी कास्टिंग के एप्लीकेशन पता होना चाहिए। देखिए डाई कास्टिंग को भी हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ग्रेविटी डाई कास्टिंग, प्रेशर डाई कास्टिंग, प्रेशर डाई कास्टिंग को भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, हॉट चेंबर डाई कास्टिंग, कोल्ड चेंबर डाई कास्ट। हॉट चेंबर और कोल्ड चेंबर डाई कास्टिंग में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। हॉट चेंबर डाई कास्टिंग जानी जाती है लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल जिनका मेल्टिंग पॉइंट 400 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, लेड, टिन, जिंक के लिए जानी जाती है। कोल्ड चेंबर डाई कास्टिंग जानी जाती है ऐसे मटेरियल जिनका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, खास करके एल्यूमिनियम और कार्बोरेटर। आपने देखा होगा एसआई इंजन में कार्बोरेटर की जरूरत पड़ती है, कार्बोरेटर एल्यूमिनियम एलॉय से बनाया जाता है और ये कार्बोरेटर के लिए बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो डाई कास्टिंग है। और डाई कास्टिंग में भी अगर आपसे पूछा जाता है कौन सी डाई कास्टिंग, तो एल्यूमिनियम का बनाया जाता है, इसलिए ये कोल्ड चेंबर डाई कास्टिंग से बनाया जाता है। एल्यूमिनियम से बनाया जाता है इसलिए ये कोल्ड चेंबर डाई कास्टिंग, मतलब कार्बोरेटर का रिलेशन सीधा सीधा किससे, कोल्ड चेंबर डाई कास्टिंग से, ध्यान रखें। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के एग्जांपल कई बार मैं आपको बता चुका हूं, एप्लीकेशन मतलब सेल मोल्डिंग के भी आप ध्यान रखें। थिन ऑब्जेक्ट जैसे कि सिलेंडर का हेड बनाते हैं, पिस्टन रिंग को हम बनाते हैं, पिस्टन रिंग ये पूछा जा सकता है, पिस्टन रिंग बनाने के लिए हम सेल मोल्डिंग का यूज करते हैं। इसके अलावा ब्रेक एंड क्लच की असेंबली के जो कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्क जो होती है, उनको भी हम बनाते हैं किससे, सेल मोल्डिंग से ही बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लाइकली कैरेक्टरिस्टिक इन ए सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो देखिए सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग की, तो इसमें इस तरह का एक रोटेटिंग मोल्ड रहेगा और इस रोटेटिंग मोल्ड के अंदर हम क्या करते हैं, लिक्विड मेटल को पोर करते हैं। तो अगर हम लिक्विड मेटल को पोर करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये पेरी पेरी की तरफ चला जाएगा। अब पेरी पेरी की तरफ जाएगा तो आप देखेंगे कि यहां पर जो भी इंप्यूरिटीज वगैरह है, लाइट इंप्यूरिटीज, वो सेंटर में ही रह जाएगी। मतलब यहां पर ये आउटर सरफेस जो रहेगी, मतलब अगर हम बात करें इस कंपोनेंट की इनर सरफेस जो रहेगी उस पर ये इंप्यूरिटी इकट्ठा हो जाएगी। और यहां पर आप देखेंगे कि जो आउटर सरफेस है, इस आउटर सरफेस पर आपको फाइन पार्टिकल हाई डेंसिटी दिखाई देगी। तो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा इसका, कि यहां पर जो कास्टिंग हमें मिलती है उस कास्टिंग में फाइन पार्टिकल रहेंगे और डेंसिटी जो होगी उसकी क्या होगी, हाई होगी, हाई डेंसिटी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से फाइन पार्टिकल जो है ये पेरिफेरी की तरफ चले जाते हैं। तो ये ध्यान रखें, फाइन ग्रेन साइज, हाई डेंसिटी, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, अच्छा 3 स्टेटमेंट यहां पर हमें दिए हुए हैं और इनमें से बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, चलिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द एक्चुअल एंट्री पॉइंट थ्रू विच द मोल्टन मेटल इंटर्स द मोल्ड कैविटी इज कॉल्ड इनगेट। बिल्कुल सही है, ये डेफिनेशन मैंने आपको एक क्वेश्चन में लिखवा भी दी थी इवन, कि गेट या इनगेट क्या बोलते हैं, जहां से एक्चुअल में लिक्विड मेटल एंटर करता है कैविटी के अंदर, वो जो पैसेज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गेट बोलते हैं। चलिए तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, बॉटम गेट इन केस ऑफ ए मोल्ड क्रिएट ए अनफेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब देखिए फेवरेबल और अनफेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ। अनफेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट कब देखने को मिलेगा, जब पोरिंग टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा। किसी कैविटी को भरने में अगर समय ज्यादा लग रहा तो वहां पर टेम्परेचर ग्रेडियंट जो रहेगा डेफिनेटली वो अनफेवरेबल रहेगा। टेम्परेचर डिफरेंस जो रहेगा वो काफी ज्यादा रहेगा, काफी ज्यादा टाइम लगेगा तो नीचे का लिक्विड मेटल जो है वो सॉलिड हो जाएगा, ऊपर का अभी लिक्विड ही रहेगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस काफी ज्यादा रहेगा उसी कास्टिंग, उसी कैविटी के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं अनफेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए कि जो बॉटम गेटिंग सिस्टम होता है उसमें जो टाइम लगता है कैविटी को फिल करने में वो ज्यादा लगता है कंपेयर टू टॉप गेटिंग सिस्टम। तो ये स्टेटमेंट जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है कि बॉटम गेट इन केस ऑफ मोल्ड क्रिएट्स अनफेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें टाइम जो है, पोरिंग टाइम जो है वो ज्यादा लगता है। तो टाइम ज्यादा लगेगा तो टेम्परेचर ग्रेडियंट डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, स्प्रू इन केस ऑफ मोल्ड इज मेड
टेपर टू अवॉइड एयर इंक्लूजन, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए जो डाउन स्प्रू होता है उसको हम क्या करते हैं, टेपर बनाते हैं, ऐसा कॉनिकल शेप उसका बनाते हैं टू अवॉइड द एयर एस्पिरेशन। ओके, और ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं जब हम एलिमेंट्स पढ़ते हैं कास्टिंग के, तो डाउन स्प्रू का शेप पता होना चाहिए। बनाते कैसे, कॉनिकल बनाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि बेस सुटेबल शेप क्या होता है डाउन स्प्रू का, तो वो होता है पैराबोलिक। पैराबोलिक अगर आप बनाओगे, क्योंकि वहां पर आप प्रोफाइल बनाते हो इसकी, यहां पर कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको लगानी होगी a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, इससे प्रोफाइल आपको पता चल जाएगी। तो प्रोफाइल आपको जो मिलेगी वो पैराबोलिक होती, बट पैराबोलिक बनाना डिफिकल्ट होता है, इसीलिए हम कॉनिकल बनाते हैं। और ये कारण क्या है ये पैराबोलिक कॉनिकल बनाने का, टू अवॉइड द एयर एस्पिरेशन इफेक्ट। अच्छा, ये बात की गई है डाउन स्प्रू की। अगर आपसे पूछा जाता है राइजर का, तो राइजर के लिए बेस सुटेबल शेप अगर आपसे पूछा जाए कि बेस सुटेबल शेप कौन सा होता है, तो वो होता है आपका स्पेरिकल। बट बनाते कौन सा है, बनाते स्पेरिकल नहीं है, क्योंकि स्पेरिकल राइजर बनाना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, इसीलिए हम सिलेंड्रिकल बनाते हैं। स्पेरिकल जो होता है वो कैविटी के अंदर बनाना डिफिकल्ट होगा, इसलिए सुटेबल जो रहेगा, प्रीफर हम बोलेंगे इसको, नॉट सुटेबल। प्रीफर जो हम करेंगे वो कौन सा करेंगे, सिलेंड्रिकल। और इसकी डिजाइन करते समय हम कौन से कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हैं, इसकी डिजाइन करते समय हम ध्यान रखते हैं कि इसका सॉलिडिफिकेशन क्या होना चाहिए, सबसे लास्ट में होना चाहिए, क्योंकि ये लिक्विड श्रिंकेज को क्या करता है, कंपनसेट करता है। और यहां पर इसको डिजाइन करते समय हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर खाली स्पेस नहीं रहना चाहिए, इसलिए इसे कॉनिकल हम बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 2 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। यहां पर हमारे पास दो स्टेटमेंट है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। चलिए पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, द इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज यूज फॉर प्रिसीजन पार्ट सच एज टर्बाइन ब्लेड, सेविंग मशीन्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग तो प्रिसीजन पार्ट के लिए यूज की जाती है, एक्यूरेट कंपोनेंट्स के लिए यूज की जाती है। अब क्यों यूज की जाती है, इसका रीजन हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं ये सही है या नहीं। द इन्वेस्टमेंट कास्टिंग हैव अ गुड सरफेस फिनिश एंड आर एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ द पैटर्न, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, रीजन भी सही है। यहां पर हम पैटर्न को एग्जैक्टली रिप्लिका बना सकते हैं फाइनल ऑब्जेक्ट का। क्यों, क्योंकि पैटर्न को हम किस मटेरियल का बना रहे हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल का। आपने देखा होगा वैक्स का हम यहां पर पैटर्न यूज करते हैं, तो वैक्स को हम आसानी से शेप दे सकते हैं, वैक्स को आप आसानी से एग्जैक्टली वैसा ही शेप दे सकते हो जैसा आपको कास्टिंग रिक्वायर्ड है। तो ये रीजन जो है ये भी करेक्ट है, तो आंसर जो होगा इसका क्या होगा, डेफिनेटली ऑप्शन ए होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए, द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल फ्रीजिंग टाइम टी, वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग एंड इट्स सरफेस एरिया अकॉर्डिंग टू चॉरिनोस रूल। तो ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं, इवन ये कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता चुका हूं। चॉरिनोस लॉ स्टेट्स दैट द सॉलिडिफिकेशन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया का होल स्क्वायर, वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया का होल स्क्वायर। तो यहां पर प्रोपोर्शनल साइन आप हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, टी इज इक्वल टू के इंटू वी बाई ए का होल स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, यहां पर हमारे पास तीन स्टेटमेंट है और आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। रिगार्डिंग द सैंड कास्टिंग, कंसिडर द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ डाई कास्टिंग, डाई कास्टिंग ओवर द सैंड कास्टिंग। डाई कास्टिंग के एडवांटेज सैंड कास्टिंग के रिस्पेक्ट में आपको देखना है, यहां पर तीन स्टेटमेंट हमें दिए हुए हैं। रैपिडिटी ऑफ द प्रोसेस, स्मूथ सरफेस, स्ट्रॉन्ग डेंस मेटल स्ट्रक्चर, तो मुझे तो तीनों ही सही लग रहे हैं। डाई कास्टिंग, डेफिनेटली डाई कास्टिंग की अगर हम बात करें तो यहां पर मेटेलिक मोल्ड यूज करते हैं, और सैंड कास्टिंग जो होती है यहां पर सैंड का मोल्ड हम यूज करते हैं, एक्सपेंडेबल मोल्ड होता है, तो टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा सैंड कास्टिंग के द्वारा कंपेयर टू डाई कास्टिंग। तो रैपिडिटी ऑफ द प्रोसेस बिल्कुल सही है। स्मूथ सरफेस, मेटालिक मोल्ड होगा तो डेफिनेटली स्मूथ सरफेस आपको देखने को मिलेगी। स्ट्रॉन्ग डेंस मेटल स्ट्रक्चर, वहां पर हम हाई प्रेशर से लिक्विड मेटल को इंजेक्ट कराते हैं कैविटी के अंदर, डाई के अंदर, तो डेंस स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलेगा।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 2 3 मंथ्स। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट कास्टिंग स्टेप्स। देखिए सभी कास्टिंग की प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए, जितनी भी स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस है उनकी सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के बारे में पूछा गया है, तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में मैं आपको एक क्वेश्चन में बता भी चुका हूं। सबसे पहले हम पैटर्न बनाएंगे, पैटर्न बनाने के बाद में एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, और इस ट्री लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे? डिप करेंगे किसके अंदर? सेरामिक स्लरी के अंदर। स्लरी के अंदर डिप करने के बाद में इसके ऊपर हम रिफ्लेक्टिव मटेरियल की कोटिंग करेंगे, और रिफ्लेक्टिव मटेरियल की कोटिंग करने के बाद में यहाँ पर इसको लेके जाएंगे कहां पर? ओवन के अंदर। वहां पर इसकी क्या करेंगे? डी वैक्सिंग करेंगे, मतलब मेल्टिंग करेंगे, और मेल्टिंग करने के बाद में वो जो वैक्स है उसको क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे। तो ये सिंपल स्टेप होती है किसकी? इन्वेस्टमेंट कास्टिंग की। ये वैक्स के पैटर्न होते हैं। अब यहां पर ऑप्शन को आप पढ़िए। सबसे पहले क्या? स्लरी कोटिंग, पैटर्न, मेल्ट आउट, सेक आउट, स्टूको कोटिंग। देखिए स्लरी कोटिंग करेंगे, बिल्कुल करते हैं, बट इससे के बाद में तो हम यहाँ पर रिफ्लेक्टिव मटेरियल की कोटिंग करते हैं ना, और पैटर्न को मेल्ट करेंगे, उसके बाद में ये कोटिंग करने से कोई फायदा होगा क्या? ये स्टेटमेंट गलत है। स्टूको कोटिंग, स्लरी कोटिंग नहीं, स्लरी कोटिंग के बाद में इसकी हम कोटिंग करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। स्लरी की कोटिंग करेंगे, स्टूको कोटिंग, पैटर्न, मेल्ट आउट, सेक आउट, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला है? द मेथड ऑफ कास्टिंग फॉर प्रोड्यूसिंग ऑर्नामेंटल पीसेस आर। ऑर्नामेंटल पीसेस को बनाने के लिए कौन सी कास्टिंग का यूज किया जाता है? स्लश एंड ग्रेविटी कास्टिंग, प्रेस्ड एंड स्लश कास्टिंग, ग्रेविटी एंड सेमी परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, सेमी परमानेंट मोल्ड कास्टिंग एंड प्रेस कास्टिंग। तो देखिए सेमी परमानेंट मोल्ड कास्टिंग का तो यूज नहीं कर सकते हैं ऑर्नामेंट्स को बनाने के लिए, ये तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। हाँ, स्लश कास्टिंग का हम यूज करते हैं, नो डाउट। जो आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स होते हैं, लो कॉस्ट आइटम्स जो होते हैं, उनको बनाने के लिए हम स्लश कास्टिंग का यूज करते हैं, और ग्रेविटी कास्टिंग का तो हम यूज नहीं करते हैं। ग्रेविटी डाई कास्टिंग जो होती है ये जानी जाती है सिलेंडर हेड बनाने के, सिलेंडर और पिस्टन बनाने के लिए एल्यूमिनियम के। तो स्टेटमेंट 1 जो होगा ये भी इनकरेक्ट होगा, तो आंसर जो बचेगा कौन सा बचेगा? प्रेस एंड स्लश कास्टिंग। प्रेस एंड स्लश कास्टिंग को यूज किया जाता है ऑर्नामेंटल पीसेस को बनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला? इन लाइट मेटल कास्टिंग रनर शुड बी सो डिजाइन दैट। देखिए लाइट मेटल कास्टिंग में रनर को किस तरह से हमें डिजाइन करना चाहिए, यहां पर इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, 4 स्टेटमेंट है। इस तरह से डिजाइन करें कि ये अवॉइड एस्पिरेशन, इस तरह से डिजाइन करें कि अवॉइड टर्बुलेंस, इस तरह से डिजाइन करें कि द पाथ ऑफ द रनर इज रिड्यूस इन एरिया सो दैट अनइक्वल वॉल्यूम ऑफ फ्लो थ्रू इच गेट टेक प्लेस। अच्छा, तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो सही लग रहा है, एस्पिरेशन नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमें रनर को डिजाइन करना चाहिए कि वहां पर एयर एस्पिरेशन इफेक्ट नहीं आना चाहिए, अदरवाइज वहां पर कैविटी फॉर्म हो जाएगी, पोरोसिटी आ जाएगी। टर्बुलेंस नहीं होना चाहिए, टर्बुलेंस होगा तो वहां पर सैंड का इरोजन हो जाएगा। 1 और 2 तो करेक्ट है। अब थर्ड स्टेटमेंट को आपको ध्यान से पढ़ना है, द पाथ ऑफ द रनर इज रिड्यूस। ओके, रनर के पाथ को हम रिड्यूस करते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्यों करते हैं? सो दैट अनइक्वल वॉल्यूम ऑफ फ्लो थ्रू इच गेट टेक प्लेस। अरे अनइक्वल इसलिए रिड्यूस करते हैं कि इक्वल फ्लो हो। अनइक्वल क्यों चाहेंगे हम? गेट के थ्रू जो फ्लो होगा सभी कैविटी के अंदर, तो हम तो यही चाहेंगे ना कि इक्वल रेट से जाए। तो ये स्टेटमेंट जो है क्या है? थर्ड स्टेटमेंट डेफिनेटली ये गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 और 2, मतलब ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग होलो कास्टिंग ऑफ नॉन सर्कुलर शेप एंड डिजायर थिकनेस बाय परमानेंट मोल्ड विदाउट द यूज ऑफ कोर। बिल्कुल सोचना ही नहीं है यहां पर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। ओके, तो टोटल 20 क्वेश्चन हमने देखे इस सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम 20 क्वेश्चन वापस से देखेंगे
वो जो क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा वो लेके आऊंगा वेल्डिंग से रिलेटेड। ओके, तो अभी तक हम 40 क्वेश्चन देख चुके हैं कास्टिंग के, और फिर आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कास्टिंग के अलावा वेल्डिंग के क्वेश्चन में लेके आऊंगा, वेल्डिंग से हम क्वेश्चन देखेंगे। ओके, चलिए, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइन दिस सेशन। और सेशन अगर आपको पसंद आया तो इसको जरूर मेंशन करें कमेंट्स बॉक्स के अंदर, और सेशन की पीडीएफ के लिए मस्ट ज्वाइन दिस पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप AEC प्लस ऐप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर।